नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति के नाते 2015 उतना अभूतपूर्व नहीं रहा जितना 2014 था। बावजूद इसके राजनीतिक हंगामे और उलटफेर के नाते 2015 में कई अप्रत्याशित बातें हुई। 2014 में दिल्ली और बिहार में भाजपा की सुनामी थी, वही 2015 में यहां भाजपा विरोधी आंधी आई। कांग्रेस और राहुल गांधी 2014 में 44 सांसदों के साथ आईसीयू में थे, पर 2015 में राहुल गांधी ने नाक में दम किया। बाकी विपक्षी दलों और खासकर नरेंद्र मोदी के विरोधियों के साथ भी यही हुआ। 2014 में सभी को सांप सूंघा हुआ था, सभी पस्त थे, खोप में थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का 2014 में जो जलवा था, उसने मीडिया से लेकर विरोधियों, पार्टीजनों सबकी बोलती बंद कर दी थी। लेकिन 2015 में हालातों ने ऐसा पलटा खाया कि मोदी शाह के पुराने विरोधी, सेकुलर ब्रिगेड, मीडिया सब उठ खड़े हुए। भारत राष्ट्र राज्य की सार्वजनिक बहस में ऐसे मुद्दे हावी हुए जो बिना आधार के थे, लेकिन उनसे मोदी सरकार की वैश्विक बदनामी हुई। उस नाते यह कहना गलत नहीं है कि 2015 में भाजपा का राजनीतिक नेतृत्व कई मामलों में अनाड़ी और बिना तैयारी के मिला। विपक्ष को मौका मिला, विपक्ष की लड़ाई को मीडिया से धार मिली। अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी सभी ने अपनी अधिक सुर्खियां बनवाई। राजनीति में नरेंद्र मोदी की 2014 में जो एक छत्रता थी, वह 2015 में घटी। तभी सवाल है कि 2015 की पहचान में भारत राष्ट्र राज्य की राजनीति में क्या हुआ। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। मरकज में मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत साजी करने के बाद गुज़िश्ता 1.5 साल से बीजेपी ऐवान बाला में मुश्किलात का सामना कर रही है। इस हुकूमत की पूरी मियाद में उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, लेकिन नए साल में मुश्किल कुछ कम हो सकती है। नए साल में ऐवान बाला में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी और कांग्रेस की ताकत कम होगी। अभी कांग्रेस के 67 और बीजेपी के 48 रुकने पार्लियामेंट हैं। आइंदा साल कांग्रेस 60 के नीचे होगी और बीजेपी 50 से ऊपर चली जाएगी, यानी दोनों के दरमियान का फासला कम होगा। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र और राजस्थान में होगा। उसकी हिमायती पार्टियों टीडीपी और अकाली दल की तादाद भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ मुंतखब कोटे की 7 सीटों पर बीजेपी की सोच वाले रहनुमा आएंगे। मुंतखब कोटे से AK गांगुली और HK दुआ की सीट खाली हो गई। आइंदा साल जावेद अख्तर, मृणाली मीरी, B जयश्री, मणिशंकर अय्यर और भालचंद मुंगेकर रिटायर हो रहे हैं। इन सभी को कांग्रेस ने मुंतखब किया था। महाराष्ट्र की 6 सीटें खाली हो रही है, जिनमें से सिर्फ 1 सीट बीजेपी की है। इस बार उसके 3 रुकन पार्लियामेंट जीतेंगे और 1 सीट शिवसेना के खाते में जाएगी। कांग्रेस और एनसीपी को 1-1 सीट का नुकसान होगा। राजस्थान की 4 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से 2 कांग्रेस की, 1 बीजेपी की और 1 राम जेठमलानी की सीट है। इस बार चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। बीजेपी को मजीद 1 सीट बिहार में मिलेगी। वहाँ 5 सीटें खाली हो रही है, जिनमें कोई भी सीट बीजेपी की नहीं है। झारखंड की 2 में से 1 सीट बीजेपी की है, लेकिन इस बार पार्टी दोनों सीटें लेने की कोशिश कर रही है। ऐवान बाला के आइंदा साल होने वाले 2 साला इंतखाबात में कांग्रेस और कुछ इलाकाई पार्टियों के सीनियर रहनुमाओं के लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है। कई सीनियर रहनुमाओं को अपने लिए दूसरे सूबों में सीटें तलाशनी होंगी। आइंदा साल रिटायर होने वाले कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं में AK एंटनी, ऑस्कर फर्नांडिस, जयराम रमेश, आनंद शर्मा, मणिशंकर अय्यर, अश्विनी कुमार, V हनुमंत राव और मोहसिना किदवई वगैरह शामिल हैं। इनमें से केरल से AK एंटनी और कर्नाटक से ऑस्कर फर्नांडिस की वापसी तय बताई जा रही है। मोहसिना किदवई भी छत्तीसगढ़ से दोबारा ऐवान बाला में आ सकती हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश से जयराम रमेश, राजस्थान से आनंद शर्मा, तेलंगाना से V हनुमंत राव, पंजाब से अश्विनी कुमार और मुंतखब कोटे से मणिशंकर अय्यर की वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही है। अगर कांग्रेस इन्हें ऐवान बाला में रखना चाहती है तो इन्हें दूसरी जगह से लाना होगा। दूसरी जगहों में कांग्रेस को 1 सीट का फायदा उत्तराखंड में होगा, जिस पर कई रहनुमाओं की दावेदारी है। कांग्रेस को P चिदम्बरम के लिए भी 1 सीट तलाश करनी है। कांग्रेस के अलावा JDU, NCP, DMK और बहुजन समाज पार्टी के कुछ सीनियर
सीनियर रहनुमाओं के लिए भी मुश्किलात का सामना होगा। एनसीपी की 2 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से एक पर प्रफुल्ल पटेल की वापसी हो सकती है। जेडीयू की 5 सीटें खाली हो रही है, जिनमें से सिर्फ 2 सीटें उसे मिल पाएंगी। इसी तरह बीएसपी के अम्बेठ राजन से लेकर सतीश चंद्र मिश्र तक कई सीनियर रहनुमा रिटायर हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत के करीब आधा दर्जन वुज़रा की ऐवान बाला की मियाद खत्म हो रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से सभी वुज़रा को दोबारा ऐवान बाला में भेजा जाएगा। दरअसल गुज़िश्ता साल हुकूमत साजी के बाद मोदी ने कई ऐसे वजीर बनाए जो किसी ऐवान के सदस्य नहीं थे। उनको बाद में मुख्तलिफ सूबों में खाली हुई सीटों से ऐवान बाला में लाया गया। इनमें कई सीटें ज़िमनी इंतखाबात वाली थी, जिन पर आइंदा साल 2 साला इंतखाबात होने हैं। हुकूमत के 2 सीनियर वुज़रा सुरेश प्रभु और वीरेंद्र सिंह को हरियाणा की 2 खाली हुई सीटों से ऐवान बाला में भेजा गया था। इन दोनों की मियाद अगले साल खत्म होगी। बताया जा रहा है कि ये दोनों एक बार फिर ऐवान बाला में जाएंगे। इसी तरह निर्मला सीतारमण को आंध्र की एक सीट से ऐवान बाला में भेजा गया था, जिस पर टीडीपी का दावा था वो फिर इस सीट से ऐवान बाला में जा सकती हैं। मरकजी वजीर पार्लियामानी उमूर वेंकैया नायडू की मियाद भी खत्म हो रही है। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन कर्नाटक से ऐवान बाला में हैं। वो फिर कर्नाटक से ही मुंतखब होकर आएंगे। इसी तरह वजीर तवानाई पीयूष गोयल भी एक बार फिर महाराष्ट्र से मुंतखब होकर आएंगे। वो 2010 में 6 साल के लिए महाराष्ट्र से चुने गए थे। बताया जा रहा है कि काबीना के अगले रद्दोबदल में कुछ और ऐसे वजीर बन सकते हैं जो किसी ऐवान के मेंबर नहीं हैं। वजीर बनने के बाद उनको किसी सूबे से ऐवान बाला में लाया जाएगा। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर चल रही तैयारियों और हिज़्ब इख्तिलाफ के हमले के बीच हुकूमत भी इस तनाज़े में कूद गई है। मरकजी वजीर महेश शर्मा ने कहा है कि राम मंदिर की तामीर हुकूमत की अव्वलियत है, लेकिन इसके लिए वो अदालत के फैसले का इंतजार करेगी या मंदिर की तामीर के लिए आपसी रजामंदी पर पहुंचेगी। महेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर मुल्क के लोगों का ख्वाब है। बुलंदशहर के एक प्रोग्राम में महेश शर्मा ने कहा कि राम मंदिर की तामीर बीजेपी की अव्वलियत है और देश के लोग भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है। उन्होंने कहा कि मंदिर या तो अदालती हुक्म से बनेगा या आपसी रजामंदी से बनेगा, इसलिए इसमें वक्त लग रहा है। ज़ेरे गौर है कि मंदिर तहरीक से जुड़ी तंजीम अयोध्या में मंदिर की तामीर के लिए पत्थर इकट्ठा कर रही है और मरकजी हुकूमत को भी वक्त की हद तय करने के लिए कह रही है। विश्व हिंदू परिषद के सरबराह रहे अशोक सिंघल के इंतकाल के बाद से मंदिर की तामीरात को लेकर सरगर्मियां तेज हुई है। आलूदगी कम करने के लिए दिल्ली हुकूमत की तरफ से नाफिज किए जा रहे और इवन नंबर की गाड़ियों को अलग अलग दिन चलाने के फार्मूले में कुछ गाड़ियों को दी गई छूट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने पूछा है कि खवातीन और 2 पहिया गाड़ियों को इस उसूल से अलग क्यों रखा गया है। हालांकि इससे पहले वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इशारा दिया था कि 1 हफ्ते बाद 2 पहिया व्हीकलों को भी इस फार्मूले के दायरे में लाया जा सकता है। दिल्ली हुकूमत का ये मंसूबा 1 जनवरी से नाफिज होने वाला है और 15 जनवरी तक चलेगा। इसे नाफिज करने के लिए दिल्ली हुकूमत ने भी 66 टीमें बनाई हैं, जो दिल्ली पुलिस के साथ 200 जगहों पर ताउन करेगी। इस बारे में कल दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट गोपाल राय ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्ती से बात की थी। लोगों को इस मंसूबे से कम परेशानी हो, इस बात के इक़दाम किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मरकजी वजीर खजाना और डीडीसीए के साबिक सरबराह अरुण जेटली पर नए इल्जामात आयद किए हैं। पार्टी के रहनुमा आशुतोष ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेटली के लिखे 2 खत जारी किए। आशुतोष ने दावा किया कि जेटली ने दिल्ली के पुलिस अफसरान को खत लिखकर डीडीसीए से जुड़ी बदउनवानी की तफ्तीश रुकवाने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक एक खत 2011 का है, जो उस वक्त के पुलिस कमिश्नर बी के गुप्ता को लिखा गया था। इसमें जेटली ने मुबैना तौर पर लिखा है कि सिंडिकेट बैंक क्रिकेट क्लब के मामले में डीडीसीए ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए इसकी तफ्तीश बंद होनी चाहिए। दूसरा खत 2012 में स्पेशल पुलिस कमिश्नर रंजीत नारायण को लिखा गया था। इन खतूत को जारी करके आपने जेटली पर ऐवान बाला में रहनुमा के आईनी ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया है। हालांकि जेटली ने यह खतूत डीडीसीए के सदर की हैसियत से लिखे थे। बीजेपी से मुअत्तल किए गए कीर्ति आजाद ने मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसएफआईओ की तरफ से डीडीसीए की गड़बड़ियों की जो तफ्तीश हुई थी, उसमें अरुण जेटली समेत कई लोगों पर मुकदमा करने की सिफारिश हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने क्रिकेट मुंतजिमा से जुड़े एक और बीजेपी रहनुमा अनुराग ठाकुर पर भी निशाना साधा। कीर्ति आजाद ने खिलाड़ियों के सिलेक्शन में खवातीन के सामने गैर वाजिब तजावीज रखने के अरविंद केजरीवाल के इल्जामात की भी बराह रास्त हिमायत की।
कीर्ति आजाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एसएफआईओ ने जेटली समेत 27 लोगों पर कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन 24 लोगों के मामले में कुछ नहीं किया गया। शिविरगिरी मठ के एक प्रोग्राम में कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने आज बिलावास्ता तरीके से बीजेपी पर शदीद हमला बोला। सोनिया ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि फिरकावाराना नजरियात और शख्स सियासी मफादात को मैनेज करने के लिए मशहूर समाजी पेशवा श्री नारायण गुरु की विरासत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया ने कहा कि गुरु की तालीमात को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये उनके साथ धोखा है। उन्होंने शिवगिरी मठ की 83वीं सालाना तीर्थ यात्रा के इफ्तिताह के दौरान अपनी तकरीर में कहा कि पहले से शिद्दत पसंदी और हमारे मुख्तलिफ रंग और नस्ल वाले समाज को बांटकर सियासी ताकत हासिल करने का इरादा रखने वाले लोगों ने नारायण गुरु की विरासत को कब्जा करने की कोशिश की है। केरल में श्री नारायण धर्म परिपालना योगम से जुड़े नतेशन के साथ बीजेपी के तालमेल की खबरों के बीच सोनिया का ये बयान अहम है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। 2015 में एक के बाद एक कई मामलों में सिद्ध हुआ है कि भाजपा संघ नेतृत्व राजनीतिक लड़ाई लड़ना नहीं जानता। वह अपने को पटाने में ढीला साबित हुआ तो विरोधियों को तो कतई काबू में नहीं कर पाया। सबकी हिम्मत खुल गई। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। मरकजी हुकूमत में तकरीबन 2 दहाई पहले अटल बिहारी वाजपेयी के वजीर आजम बनने तक बीजेपी को अछूत माना जाता था, लेकिन पहले 13 दिन फिर 13 महीने और उसके बाद 5 साल हुकूमत साजी कर वाजपेयी ने बीजेपी को मंजूर शुदा पार्टी बनवाया। लेकिन नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2 दहाई पुरानी सियासत की वापसी हो गई है। सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात कांग्रेस मुल्क भर की बीजेपी मुखालिफ ताकतों को मुत्तहिद करने में कामयाब हुई है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी और हुकूमत ने उसे ये मौका दिया। हुकूमत और बरसर इख्तिदार जमात दोनों हिज़्ब इख्तिलाफ के बिल्कुल दबे कुचले होने के बावजूद उसे काबू में नहीं रख सके और साथ ही अपनों को भी मनाकर अपने साथ नहीं रख सके। नजरियात की बिना पर सिर्फ कांग्रेस और बायां महाजी ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी मुखालिफ है। उनके अलावा बाकी सारे इलाकाई ऐसे हैं जो कभी न कभी बीजेपी के साथ रहे हैं। और ये हकीकत है कि कांग्रेस और बायां महाज दोनों बिल्कुल हाशिए में हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने बीजेपी और उसकी हुकूमत का जीना मुहाल किया। हुकूमत के मैनेजरों में दूर का नजरिया रखने की कमी दिखी, जिससे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे रहनुमाओं ने हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा किया। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तो 2015 का साल हिज़्ब इख्तिलाफ का रहा, खासकर राहुल, केजरीवाल और नीतीश कुमार का। हुकूमत ने सबसे पहले तहवील आराज कानून को बदलने की मुहिम छेड़ी, बिना इस बात की परवाह किए कि इसका क्या असर हो सकता है। इस बात पर भी गौर नहीं किया गया कि हुकूमत इसे ऐवान बाला में पास करा पाएगी या नहीं। जब बिल ऐवान में अटक गया तो हुकूमत ने एक के बाद एक 3 ऑर्डिनेंस जारी करके इस तरमीमी कानून को नाफिज किया। हुकूमत की इस इकलौती गलती ने हिज़्ब इख्तिलाफ को मुत्तहिद कर दिया। सोनिया गांधी हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा हो गयी। उन्होंने ऐवान से सदारती महल तक 1 दर्जन पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मार्च किया। मजबूरी में हुकूमत को ऑर्डिनेंस वापस लेने का ऐलान करना पड़ा, लेकिन तब तक हिज़्ब इख्तिलाफ की हिम्मत और ताकत लौट चुकी थी। उसके बाद एक बड़ी गलती हुकूमत और आरएसएस से ये हुई कि हाशिए पर की हिंदुत्ववादी ताकतों को वो अपने साथ नहीं रख पाए। उनकी वजह से हुकूमत की बदनामी कराने वाले वाकयात हुए। घर वापसी से लेकर लव जिहाद और दादरी साने जैसे वाकयात ने हुकूमत की शबीह पर धब्बा लगाया और इससे नरेंद्र मोदी की तरक्की की शबीह भी मुतासिर हुई। इस बहाने अपोजिशन जमातों, मीडिया, सेक्युलर ताकतों और मुल्क की एनजीओ बिरादरी को हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने का मौका मिला। अदम बर्दाश्त की ऐसी बहस चली जिसमें नरेंद्र मोदी हुकूमत की तमाम कोशिशें ढह गई। पार्टी बिहार में इंतखाबात हारी वो अलग। जाहिर है 2015 का सबसे ज्यादा बड़ा मोड़ ये है कि 2014 में जो हिज़्ब इख्तिलाफ दबा कुचला था वो उठ खड़ा हुआ है। जो मीडिया मोदी की वाहवाही कर रहा था वो पानी पी पी कर मजम्मत कर रहा है। दुनिया के जो ममालिक हिंदुस्तान में तब्दीली के बाद सरमायाकारी की तैयारी में थे वो ठिठक गए हैं और सूबे में भी बीजेपी की लहर थमती हुई नजर आ रही है। महज 1.5 साल में बीजेपी मुखालिफ महाज बनाने की कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुकम्मल अक्सरियत से मुंतखब की गई हुकूमत की चमक सिर्फ 1.5 साल में फीकी पड़ने लगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद 2015 के राजनीतिक लेखे जोखे पर चर्चा करेंगे।
2015 में भारत की राजनीति में जो परिवर्तन आया है उसको लेकर पक्ष विपक्ष की अलग अलग थीसिस है। मोटे तौर पर राजनीतिक टकराव ऐसा बना है जिसकी सरकार के कामकाज पर छाया पड़ी। कांग्रेस मुक्त भारत का भाजपाई इरादा गैर भाजपा महागठबंधन की चुनौती पैदा कर गया है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, 2015 का साल क्या राजनीतिक उलटफेर का नहीं था? 2014 में जहां ज्वार आया हुआ था, सुनामी आई थी, वहीं 2015 क्या भाटे का या एकदम मतलब एक माहौल ही बदल जाने का नहीं साबित हुआ? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुनामी कभी स्थायी नहीं होता है। हाँ। सुनामी तो सुनामी है, इसीलिए सुनामी है। सुनामी परमानेंट फेनोमेना नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ पार्शियली सहमत हूं कि जो पुराने एक साल उसमें जो परसेप्शन है आम जनता और खासकर मिडिल क्लास, सिविल सोसाइटी जो भी कहे, उसका जो समस्या है, मुझे लगता है इसका पहला कारण है कि जो एक्सपेक्टेशन लेवल कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे और नरेंद्र मोदी जैसे कोई जेम्स बॉन्ड है या फैंटम है और वो आके मतलब सब ठीक कर देंगे, सब हो कर जाएगा, वो जदा ही धर्मस्य टाइप। हाँ। तो ये जो इंडियन एक माइंडसेट है और चुनाव के समय जो, अच्छा आप ये कह सकते हैं वो एक्सपेक्टेशन भाजपा के कैंपेन में भी हुआ था जी। इन्होंने खुद भी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बंधवाई थी। ये भी एक आर्गुमेंट है। लेकिन देखिए, जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन एक साल में सब कुछ कर देना ये तो असंभव, नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन क्या अप्रोच, रोड मैप, गाइडलाइन क्या गलत है? सवाल ये है। लेकिन हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आ गए हैं तो बाजार में जाएंगे तो सब सस्ता हो जाएगा। ये जो मानसिकता ना, हाँ। ये भी एक कारण है। ये इमीडिएट डाउनफॉल भी बहुत जल्दी होता है। नहीं, लेकिन एक बात, आप इसको सिर्फ अपन राजनीतिक तौर पर रखें कि 2014 में विपक्ष किस तरह बैठा हुआ था, सेकुलर ब्रिगेड, मीडिया जिस तरह था वो था, और आज 2015 में वो उठ खड़ा हुआ है, या वो ये हकीकत है या नहीं? हकीकत है। और इस हकीकत का कारण क्या, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए भाई, काम तो कर रहे हैं, सरकार है, बहुमत है, सब है अपनी जगह। देखिए, पहली बात है, काम प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं या सरकार नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं। मैं इनके साथ सहमत नहीं हूं। ये कोई नहीं मान रहा, ये मान भी नहीं रहा कोई। हाँ। मैं ये मानता हूं क्योंकि मुझे पता है, मुझे जानकारी है कि हर छोटे छोटे चीज में, और जितना स्कीम है, जितना प्लान है, वो ज्यादा हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। लेकिन समस्या जो है वो एक कम्युनिकेशन का समस्या है। नहीं, देखिए, कम्युनिकेशन वो एक अलग इशू है जिसके ऊपर, लेकिन बुनियादी तौर पर देखिए, राजनीतिक उलटफेर होना कि ममता बनर्जी 2014 में क्या थी, नीतीश कुमार क्या थे, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी कहां थे और अब हो गए, तो ये राजनीतिक जो लीडरशिप है, जो दूरदर्शिता है, उसकी कमी नहीं रही भाजपा और कांग्रेस में। नहीं, देखिए, उसका कारण क्या है? जो आम जनता का जो डिस्कॉन्टेंट, मतलब जो नाराजगी भी नहीं, मोह भंग है। मोह भंग को एक तरह से, वो देखिए, 10 साल यूपीए रेजिम में इतना नाराजगी देखा, और वो मनमोहन सिंह के समय वो पॉलिसी पैरालिसिस, महंगाई, मतलब हर चीज में। तो अभी उनको जो एक्सपेक्टेशन जब हार्ट हो रहा है कि कहां प्राइस राइज तो नहीं कम हो रहा है, इकोनॉमी का हालत इतना खराब है कि सेंसेक्स सुबह उठ के टेलीविजन में देखने के लिए डर लगता है कि 0.0 समथिंग अगर इंक्रीज होता है तो खुश हो जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये तो संतोषजनक है ही नहीं। लेकिन आम जनता सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहे हैं, और वो माइंडसेट जो है वो उसका फायदा जो आप कह रहे हैं, जो राजनीतिक दल और बाकी जो विरोधी है वो उठाएगा, और वो उसमें हमारा कोई वो भी वो तो करना ही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनके जो टीम, उनका अभी तक कॉन्फिडेंस है कि 2015 जो आप देख रहे हैं उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो देखिए, गुजरात में भी ऐसी हुआ था जब नरेंद्र मोदी पहले आया था। पहला 1 साल और 1.5 साल में बहुत शिकायत और बहुत मोहभंग, और उस समय ऑपोजिशन को लगा था कि कांग्रेस आने वाला है। लेकिन अभी तक कांग्रेस गुजरात में एक जगह भी वो फॉल्ट लाइन जो था वो रह गया। मैं ये मान के चलता हूं कि आपके साथ मैं सहमत हूं कि 1 साल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है, कोई विजन नहीं है, और कुछ
ये सरकार मतलब नहीं कर सकते हैं, इतना नेगेटिव कंक्लूजन में भी मैं नहीं आना चाहता। नहीं, वो नहीं आए, लेकिन एक बात बताएं आप क्या ये मानते हैं कि 2015 में ऐसी फाउंडेशन बन गई है जिसके कारण आप जो कह रहे हैं गुजरात का वाला, उस फाउंडेशन के आधार पर आगे नतीजे आएंगे? ये कॉन्फिडेंस फाउंडेशन बन रहा है। देखिए, मैं आपको छोटा सा, अगर आप समय देंगे तो उदाहरण देता हूं। मैं वाराणसी गए थे अभी, प्रधानमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बहुत आसान है आपको क्रिटिसाइज करना, इतना आसान काम और कुछ नहीं है। अगर आप क्रिटिसाइज करें, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं आ रही, अभी भी तो गंदा पड़ा है, ये रास्ता खराब है, लेकिन जो स्टेशन है उसका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और उसके लिए बहुत दिक्कत बढ़ गया है। और रास्ते का जो रिनोवेशन का वर्क चल रहा है, वो अगर नहीं होता तो जैसे रहता वो रहता और लोग बहुत खुश रहते, कोई ट्रैफिक जो। तो उस नाते ये कि भले अभी पेन हो या कष्ट है, लेकिन आप मान रहे हैं कि बुनियाद है जिसका कि नतीजा आएगा, आ सकता है। और उसमें ये जो भले राजनीतिक अभी शॉर्ट टर्म के अंदर अल्पकालिक झटके लगे, वो बाद में नहीं होगा। वो देखिए, गंगा में आप विसर्जन बंद कर रहे हैं कि आपको गंगा में आपको दूषण हो रहा है, तो आप नाराज हैं, लोग नाराज हो गए हैं कि इतने सालों से ये तो बहुत खराब घटना है, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बंद कर रहे हैं, बहुत नाराज है। लेकिन ये तो करना चाहिए ना। तो नाराजगी जो होता है वो पॉपुलिज्म के साथ साथ भी चलता है। उस नाते आपका मानना है कि 2015 में तात्कालिक तौर पर भले कुछ मोह भंग या नाराजगी नजर आए, लेकिन ये एक बुनियाद आगे के लिए पड़ रही है, आप मानते हैं? मैं मानता हूं, और मैं मानता हूं 2016 में प्रधानमंत्री डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। विदेश यात्रा भी इस कैलेंडर में बहुत कम है, और इसमें मुझे लगता है बहुत फर्क अभी नजर आएगा। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।